नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज जिक्र एक ऐसे सियासतदान की जिनका ताल्लुक़ समाज के उस तबके से था, एक ऐसे ख़ानदान से था जिसे पहले ही नहीं बल्कि आज भी कई ऐसे वाक़यात में यह महसूस किया जाता है कि वो समाज हाशिए पर है। और अभी भी एक बहस चल रही होती है कि उस समाज के साथ क्या वाकई इंसाफ होता है या उस समाज के साथ अभी भी तासुब बरता जाता है। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान जिन्होंने एक लंबी पारी खेली सियासत में, तकरीबन 5 दहाइयों से भी ज़्यादा वो सियासत में एक्टिव रहे और मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ में कोई भी हुकूमत बनती रही, एक दो को छोड़कर हम अगर देखें तो लगभग तमाम वज़ीर आज़म की साथ वो वजारत में शामिल रहे जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। सवाल इस बात को लेकर है कि दलित कम्युनिटी की लीडरशिप को आगे बढ़ाने वाले, दलितों और मजलूमों के हक को बुलंद करने वाले, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले के सियासत की राह पर चलते हुए रामविलास पासवान ने इस रास्ते का कौन सा पड़ाव या कौन से स्टेज तक वो पहुंचे और क्या उनके अब नहीं रहने से बिहार के सियासत में एक बड़ा खला महसूस किया जा रहा है। हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इस ख़ास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ हैं अली अनवर अंसारी जो साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट हैं। बिहार की सहाफ़त को भी और बिहार के सियासत को भी इन्होंने न सिर्फ जिया है बल्कि बहुत ही बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा भी किया है। अली अनवर अंसारी साहब से हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर रामबली सिंह जो आरजेडी से हैं और वो हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या बिहार के सियासत में जब एक ऐसा भी दौर था जब इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता था, यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, और इन तीनों के साथ और एक दो और चेहरे थे जिनका नाम उस वक्त से जुड़ता था जब जेपी तहरीक शुरू हुई थी और लगभग तमाम ने जेल में भी अपने वक्त गुजारे थे। तो क्या इस तिकड़ी का या हम ये कह लें कि सियासत के एक बाब का अब खात्मा हो रहा है और एक नया चैप्टर, एक नया जो नई सियासत है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार में करीब इंतखाबात भी होने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम कुछ बयानात सुनाते हैं कि रामविलास पासवान के अब नहीं रहने पर क्या रद्द अमल है। विलास पासवान के निधन से बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है। तो रामविलास पासवान को के बारे में हम जिक्र करेंगे, सवालात भी पूछें मेहमानों से। सबसे पहले एक और हम चाहते हैं कि आपको सरसरी एक जायज़ा दें। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रामविलास पासवान की ज़िंदगी या हालात ज़िंदगी या सियासी ज़िंदगी किस तरह शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई। बिहार के खगड़िया ज़िले में एक दलित ख़ानदान में रामविलास पासवान की पैदाइश हुई थी और बताया जाता है कि बचपन से ही रामविलास पासवान जो है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़हीन थे और अच्छे नंबरात हासिल करते थे। और यही वजह है
कि 1969 की ये बात है कि जब 1969 में उन्होंने बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास कर लिया था और उसके बाद वो जो है डीएसपी चुने गए थे, लेकिन सियासत से उनकी दिलचस्पी लगातार बनी रही और 1969 में पहली बार वो एमएलए चुने गए 1969 में। लेकिन उसी साल उन्होंने बिहार सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास किया था और डीएसपी के ओहदे के लिए वो कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्होंने डीएसपी के ओहदे को न चुनकर सियासत की राह पर चलने को अपना शगल बनाया। और 1975 में जब इमरजेंसी के करीब जब इमरजेंसी लगी थी तो तकरीबन 2 सालों तक वो जेल में भी रहे जब जेपी आंदोलन का वक्त था। और 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी शोहरत इस तरह से मिली कि 4.25 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस के एक उम्मीदवार को शिकस्त दी थी और इसके वजह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। समाज में हाशिए पर समझे जाने वालों की आवाज़ थे रामविलास पासवान, खासतौर से दलितों और मजलूमों और ऐसी कई छोटे मोटी जो पसमानदा जमातें हैं समाज में जो तस्वर की जाती थी उनके उन्होंने आवाज़ उठाने की भरपूर कोशिश की। 1983 में पासवान ने दलित सेना भी तश्कील दी थी और कई बार रामविलास पासवान ने जो है वो मुसलमानों के साथ हो रहे नाइंसाफ़ी को लेकर भी आवाज़ उठाई थी। और उन्होंने ये कहा जाता था कि रामविलास पासवान ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, यानी सियासत की जो असल ज़रूरत है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनका इतना कनेक्शन था लोगों में कि उन्हें ये एहसास हो जाता था कि हवा किस तरफ की बह रही है। और इसीलिए शायद लालू प्रसाद यादव ने उनसे कहा था उनके बारे में कि रामविलास पासवान जो हैं वो सियासत के वो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, यानी सियासत को भांप जाते हैं कि हवा किस रुख की बह रही है। और जो उनका सियासी करियर है वो भी इस बात को वाज़ेह करता है कि बहुत हद तक, जैसा हमने बताया कि 6 वज़ीर आज़म की हुकूमतों में वो वज़ीर रहे, 9 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे और एक बार जब वो नहीं जीत पाए थे 2009 की बात है तो और उससे पहले तो एक बार ऐसा भी हुआ कि, लेकिन उनकी जो पकड़ थी, जो महारत थी, नतीजा ये हुआ कि वो किसी तरह से यानी कि पार्लियामेंट का वो हिस्सा बने, राज्यसभा के लिए भेजे गए। हमारे साथ इस वक्त अली अनवर अंसारी साहब मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे महफूज आलम मौजूद हैं और प्रोफेसर रामबली सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अली अनवर अंसारी साहब, मैं आपके पास आकर ये सवाल सबसे पहले रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया अपने नाज़रीन को कि सहाफ़त भी और सियासत भी बिहार की आपने उससे बहुत करीब से मुशाहिदा किया है उसका। रामविलास पासवान का बिहार में न होना किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, वाकई एक खालीपन आ गया है बिहार की सियासत में और बहुत ही सीनियर लीडर वो थे। अब और नेशनल एक उनका इमेज नेशनल पैमाने पर बना। देखिए, उस दौर में एक सहाफ़ी के रूप में हम लोगों ने देखा है जब रामविलास जी और लालू जी और नीतीश कुमार जी एक ही दल में होते थे, एक ही साथ होते थे। कर्पूरी ठाकुर जी उस जमाने में इन सब लोगों के नेता होते थे। एक अदद एमएलए और एमपी के रूप में भी हम लोगों ने देखा है, खास करके जेपी मूवमेंट के समय और उसके बाद तो लगातार। और ये देख लीजिए, ये तीनों नेता आगे चल करके हम लोगों ने एक अदद एमएलए एमपी के रूप में भी देखा, लेकिन किस तरह से ग्रेजुअली ये तीनों नेता नेशनल लीडर बन गए। अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों में भी रहे तो नेशनल लीडर सभी लोग बन गए और इन सब लोगों में उम्र में ये सबसे बड़े थे। और इनका माने एक तरह से कहिए दलित होना एक खूबी थी और एक बड़ा जनाधार इनको उस नाते मिला। बिहार में नेता दलितों के जगजीवन बाबू होते थे, तो जगजीवन बाबू के निधन के बाद एक तरह से कहिए कि एक छत्र इनका माने ये हो गया, लीडर हो गए। तो ये है और लगातार बढ़ते गए। और आप ये भी समझ लीजिए कि एक चीज जरूर है ये कि
ये इनका जो हम समझते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि ये इनकी एकदम साफ समझ थी कि भाई जब हम पावर में रहेंगे तभी अपने लोगों का भला कर सकते हैं जी। तो इस समझिए इस कला को एक तरह से इन्होंने साध लिया था जी। फिर आपने ठीक ही कहा कि 6 बार माने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रहे, 8 बार कैबिनेट में हुए और फिर एक बार तो लालू जी के सहयोग से ये राज्यसभा में गए, जबकि कहीं से नहीं जीत पाए थे। तो ये सारा चीज ये हुआ और ठीक ही इनके बारे में कहा जाता है। हम लोग इनसे जब तक कहते भी थे पत्रकार के रूप में कि भाई आप मौसम विज्ञानी हैं, आप तो हवा का भाप लेते हैं, तो हंसते थे, मुस्कुराते थे, तो इसका कोई वो बुरा नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। लेकिन अली अनवर साहब, मैं इस सवाल का जवाब कोशिश करूंगा कि रामबली सिंह से ले, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह आरजेडी पे लीडर हैं। रामबली सिंह, आपको मेरी अगर आवाज मिल पा रही हो तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी सोच थी जो बिहार की सियासत में रामविलास पासवान को बिल्कुल अलग करती है, यानी कि दूसरों से एक अलग स्थान देती है? और बिहार की सियासत में ही नहीं, बल्कि वो तो हमेशा केंद्र मरकज में आते रहे, सेंटर में उन्होंने खेला, लेकिन एक अलग पोजीशन उनकी बनी रही। क्या ऐसे खास था उनमें? देखिए, ऐसा है। हेलो जी हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। रामविलास पासवान जी ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति नहीं बल्कि सेंटर की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो 5 दशकों तक राजनीति को प्रभावित किया है। एक नहीं, 6 5 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का लंबा तजुर्बा रहा है। जिस दिन बिहार में राजनीति में बहुत उथल पुथल थी, 1969 में उन्होंने पहली बार विधायक बनने का काम किया जी। और बड़े ही गरीब घर से, जिनके पैरों में चल नहीं थे, उस समय से उन्होंने पढ़ करके इस ऊंचाई तक पहुंचा रामविलास पासवान जी। और खास करके उन्होंने दलितों को उठाने के लिए अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने दलित सेना बनाई थी और दलित सेना के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका से मंडल कमीशन से लेकर के काका कालेलकर आयोग जो बनाने से लेकर के बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और खास करके जब मंडल कमीशन लागू हुआ, ये 2 मंडल कमीशन के हीरो हिंदुस्तान के स्तर पर सिद्ध हुए। उसमें एक शरद यादव जी थे और दूसरे रामविलास पासवान जी थे जी। और इतना ही नहीं, मंडल कमीशन लागू हुआ, उस समय इनके घर जलाए गए थे दिल्ली के अंदर। तो ये इन्होंने साबित किया कि हम बहुजन के नेता हैं, दलितों के नेता हैं और वंचितों के नेता हैं। ये कई ऐसा फ्रंट मिला जिस समय इन्होंने साबित किया है कि हम बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के जो समस्याएं थी, दलितों की जो चिंता थी, दलितों की जो आवाज थी, उसको पार्लियामेंट में मुखर ढंग से जी, बहुत ही प्रमुखता से इन्होंने उसकी ताकत दी और आज तक वो ताकत प्रभावित करते रही बिहार की राजनीति। प्रोफेसर रामबली साहब, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि जो क्रिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल टिप्पणियां करते हैं या हम जिनके सियासी मुबस्सिर कहते हैं, वो ये भी कहते रहे कि रामविलास पासवान ने दलितों के नाम पर सियासत की जरूर, लेकिन जो हालात हैं वो रामविलास पासवान के और उनके परिवार के लोगों के बदलते चले गए, न कि जिनके नाम पर वो सियासत करते थे उनके हालात बदले। क्या ये सही है? परिवार की हालत थोड़ी सी परिवारवाद किए हैं, ये बात कह सकते हैं कि अपने भाइयों को, अपने बेटों को राजनीति में उन्होंने लाया। लेकिन बिहार में अगर दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना का अगर किसी को एक व्यक्ति का श्रेय जाता है तो उस व्यक्ति का नाम होगा रामविलास पासवान। उनकी जो जाति है बिहार में 4.5-5% की फीसदी आबादी है और पासवान में जितनी राजनीतिक चेतना और दलितों में जितनी राजनीतिक चेतना जगी है उसका श्रेय रामविलास पासवान को निश्चित रूप से मिलता है और आने वाले समय में यह याद किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे रामबली सिंह साहब। और महफूज आलम हमारे नुमाइंदे हैं, अब मैं उनके पास जाना चाहूँगा। महफूज, कई लोग जो है रामविलास पासवान को ये भी कहते हैं कि उन्होंने दलितों, मजलूमों के नाम पर या उनके हक
की आवाज़ को बुलंद करने के नाम पर सियासत ज़रूर की, लेकिन एक बड़ा तबका अक़लियती आबादी का भी जो है उन्हें मानता था कि हाँ, इनके ज़बान से सेकुलरिज्म का जो है वो नारा न सिर्फ बुलंद होता है बल्कि कई बार ऐसा करता हुआ अमली तौर पर देखा गया था। मैं जानना चाहता हूँ महफूज, क्या रामविलास पासवान जो है वो अक़लियतों को भी उतने ही मुतासिर कर पाए थे जितना कि दूसरे लीडर, या फिर ये कि आखिर वक्त में जो जुड़ाव था वो कम हो गया अक़लियतों से? देखिए, रामविलास पासवान बिहार के एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसे सियासतदान थे जिनको ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ थे, लोगों से वाकिफ थे, जो बिल्कुल हाशिए पर लोग खड़े हैं। और यही वजह है कि लोगों के टच में रहते थे और यही वजह है कि वो समझ जाते थे कि सियासी हवा किस रुख को बह रही है और उसके साथ वो अलायंस कर लेते थे। ये गैर मामूली सलाहियत रामविलास पासवान को दूसरे सियासी लीडरों से मुमताज बनाती है। जो आपका सवाल है कि अक़लियती आबादी के साथ रामविलास पासवान का कैसा ताल्लुक था, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अक़लियती आबादी के साथ भी रामविलास पासवान ने अच्छे ताल्लुकात बनाए थे, और जिनसे ताल्लुकात रामविलास पासवान के बन जाते थे वो समझ लीजिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता था। इसलिए कि रामविलास पासवान कि चाहे जो मुखालफत भी करते रहे हों, लेकिन वो अक्सर उनसे राबता बनाकर रखते थे और उनके मसले पर गौर करते थे। यहाँ तक कि आप देखिए कि 2005 में जब रामविलास पासवान के पास 29 MLA जीत कर आए थे, उस वक्त भी रामविलास पासवान ने मुस्लिम वजीर आला बनाने का मुद्दा उठाकर बिहार की सियासत में एक तरह से कहें तो दूसरे रुख पर मोड़ने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी पार्लियामेंट में जब रामविलास पासवान ने दलित मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाया था कि दलित मुसलमानों को आईन की दफा 341 में तरमीम कराकर उन्हें भी शेड्यूल कास्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी भी तालीमी, समाजी और इक्तिसादी मसले हल हों, तो दलित तबका और दलित तबकों की जो रहनुमाई करते हैं लोग काफी खुश हुए थे रामविलास पासवान के इस सवाल को लेकर। उन्होंने इस बात की कोशिश भी की थी। जी, इसी सवाल का जवाब के लिए मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं आपको। अली अनवर अंसारी साहब के पास चलना चाहूंगा। अली अनवर अंसारी साहब, रामविलास पासवान की एक शबीह जरूर रही कि एक लंबे अरसे तक कि वो सेकुलर सोच के लीडर हैं। क्या जो उनकी ये शनाख्त थी, आपको लगता है कि वो शनाख्त उनकी आखिरी लम्हे तक कायम रह पाई? हाँ, नहीं, ये अफसोस है इस बात का कि वो कायम नहीं रह सकी। देखिए, जब गोधरा का मामला आया था जी, तो उस समय इन्होंने जिस तरह से उस सवाल को आगे रख करके उस सवाल पर मंत्रिमंडल से निकल आए थे और वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल से, तो उस समय एक तरह से कहिए कि हीरो की एक इमेज इनका मुसलमानों के में बन गया था। लेकिन जब उसी मैंने नरेंद्र मोदी जी को के राज्य जो जहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिसको ये सवाल बना करके बने थे, तो फिर ये उनके साथ भी हो लिए, तो इससे जरूर मुसलमानों, खास करके मुसलमानों के बीच या जो लोग सेकुलर लोग थे, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लोग थे, तरक्की पसंद लोगों के बीच इनका इमेज थोड़ा धूमिल जरूर हुआ। तो ये बात है। और उस समय देखिए ये हीरो बन गए थे, और नीतीश कुमार जी जो हैं वो रेल मंत्री थे, वो रेल मंत्री रह गए गोधरा के बाद भी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये कहने के बाद भी कि भाई नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए, उसके बाद वो रह गए। तो एक उनका जहां एक तरफ उनका इमेज बहुत धूमिल हुआ, एक दूसरी तरफ इनका इमेज चमक गया, तो ये स्थिति थी। और हम इनको देख रहे हैं 2005 के चुनाव का खास करके हम जिक्र करेंगे। 2005 क्योंकि वो एक निर्णायक मोड़ आया और उसके बाद से नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिल करके, और 15 साल हो गया, अब ये 20 में चुनाव हो रहा है। तो उस समय ये अलग चुनाव लड़े थे और नीतीश जी भी अलग लड़े थे,
बीजेपी के साथ मिल करके, और रामविलास जी भी अलग लड़े थे, तो लालू जी भी अलग लड़े थे। तो इनको 29 सीट आया था। महफूज साहब ठीक कह रहे हैं कि मने जो उसका मने ये है, तो 29 सीट इनको आया था, 54 सीट नीतीश जी को, जेडीयू को आया था जी, और 74 सीट लालू यादव को आया था। लेकिन ये तीनों दोस्त थे। हाँ। और उस समय हमारे जैसे कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि कोई सरकार बने, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन इन लोगों में आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ सका। और फिर दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें आपने देखा कि उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और तब से अभी बने हुए हैं जी। तो ये बड़ा अच्छा एक बहुत बिहार की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट इसे कह सकते हैं। मैं इस बारे में फिर से रामबली सिंह जी से भी सवाल करना चाहूंगा। रामबली जी, आप उस मौके को कैसे देखते हैं कि जब नीतीश कुमार की पार्टी और एलजेपी के 29 विधायक, एमएलए और फिर आरजेडी की इस तरह से, लेकिन तीनों कहा यह भी जाता रहा कि कर्पूरी ठाकुर के ये शिष्यों में से हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाए, और वहां पर एक मांग रख दी रामविलास पासवान ने कि कोई अकलियती तबके का सीएम बना दिया जाए। तो क्या उस वाकये को एक बहुत मतलब उस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि क्यों एक तालमेल नहीं बैठा? देखिए, रामविलास पासवान जी विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में विश्वास करते थे, और इसका उन्होंने जदा कदा परिचय भी दिया है। दलितों के बाद अकलियतों को ही उनका ध्यान रहता था, और दलितों के लिए तो उन्होंने बराबर एक बहुत उनका लोकप्रिय स्लोगन था उस जमाने में कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ, चिराग जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है जी। और इसीलिए शायद उन्होंने अपने बेटे का नाम भी चिराग रखा जी, उसी के में नाम उनके उसी स्मरण में उनका नाम भी अपने बेटे का चिराग रखा। तो ये रामविलास जी की बहुत बड़ी देन है। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मिल करके 2-3 दशकों तक बिहार की राजनीति को उन्होंने बहुत ही बढ़िया से प्रभावित किया। लेकिन एक बार उनको सरकार में मौका मिला था, चाबी उनके पास था, ताला रखे हुए थे, लेकिन उनके विरोधियों ने ताला तोड़ दिया और चाबी अपने पास रखे रह गए। तो ये विरोधी कौन थे रामबली जी? ये उनके मुखालिफिन कौन थे? क्या नीतीश कुमार थे? क्या लालू प्रसाद थे? मुख्य रूप से तो नीतीश कुमार जी ही थे। नीतीश कुमार जी ने अपने पास मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने सब तरह का हथकंडा जो है अपनाया, लेकिन रामविलास पासवान जी की जो अपील थी कि किसी अकलियत को मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इस पर सहमत नहीं हुए। इसका परिणाम आज तक देखने को मिल रहा है। तो अब मैं एक सवाल अनवर अली साहब आपसे ये करना चाहूंगा कि रामविलास पासवान ने जिस कम्युनिटी को लेकर उन्होंने सियासत की और सियासत के बिल्कुल आला जो है सीढ़ियों तक वो गए और आला मकाम हासिल किया, लगभग तमाम वजीर आजम के साथ वो वजीर भी रहे, तो मुझे आप ये बताइए कि उस वो कम्युनिटी कहाँ रह गई? क्या वो भी इनकी तरक्की के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ पाई, या फिर ये कि वो वहीं रह गई? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया जी। ये रामविलास पासवान जी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो पासवान को दुसाध भी कहते हैं हम लोग के यहाँ। तो एक वो लड़ाकू जात है दलितों के अंदर, वो मार्शल रेस उसको कह सकते हैं, वो है। तो उसको इन्होंने माने उसको राजनीति में, जहां वो दूसरे काम में थे, माने जमींदारी प्रथा जब हुआ करती थी तो माने एक तरह से बराहिल होते थे इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग, तो इसलिए कि लड़ाकू थे, तो माने इन्होंने उसको पॉलिटिक्स में उसी तरह से संगठित कर दिया। और अब रामविलास जी जब एयरपोर्ट पर उतरते थे, कई बार हम लोगों ने देखा है कि उनके बारे में लोग नारा लगाते थे कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, रामविलास रामविलास, तो इस तरह का नारा लगाते थे। तो एक काम उन्होंने किया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उसमें जो पहले मैंने जो दलितों में
जो चमार जिसको कहते हैं या मोची कहते हैं, उस जाति का ज्यादा वर्चस्व होता था। तो इसमें इन्होंने इसको बढ़ाया, और बढ़ाने का मतलब ये है कि एक ही बार इन्हीं को फायदा नहीं हुआ। भोला पासवान शास्त्री भी इसी कम्युनिटी से आते थे जो मुख्यमंत्री हुए। तो कोई भी आदमी अपने समाज को जगाता है तो हो सकता है कि उसको तुरंत उसको फायदा नहीं मिले, लेकिन उस रेस में उस कम्युनिटी की तरफ दूसरे लोगों का भी नजर जाता है। हालांकि रामविलास भोला पासवान शास्त्री जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी और बहुत सीनियर लीडर थे, इनसे भी सीनियर लीडर थे, लेकिन नीचे एक नौजवान के रूप में इन्होंने जो जगाने का काम किया। तो सियासत में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी और दलों को का ध्यान ऐसे लोगों पर गया जो जानता है। जानता है। मैं प्रोफेसर रामबली साहब से एक सवाल करूंगा। अनवर साहब, थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं। एक सवाल के जवाब में रामविलास पासवान जी ने कभी कहा था कि मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जो समाज जो है जो मतलब कम्युनिटी समाज का सबसे हाशिए पर है, और उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पटना पढ़ने के लिए आया था तो मुझे मेरी पहचान, जो सामाजिक पहचान थी, उसकी वजह कर मुझे हॉस्टल में रहने को जगह नहीं मिली थी, लेकिन मैंने संघर्ष किया और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। लीडरशिप की बात शुरू हुई थी। रामबली जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इतने लंबे अरसे के बाद ये जो सामाजिक ये जो रसाकशी ये संघर्ष है वो खत्म हुआ है, कमजोर पड़ा है? खत्म तो नहीं हुआ, कमजोर पड़ा है, या वैसे ही अभी भी? नहीं, वो तो कमजोर पड़ा है निश्चित रूप से, लेकिन रामविलास जी के संपूर्ण अगर पक्ष को देखा जाए जी, तो एक बात और भी स्पष्ट होती है कि वो संपूर्ण रूप से बिहार में दलितों के नेता नहीं बने। ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू रहा। रामविलास पासवान जी के सब गुणों के बावजूद भी यहाँ पर हाशिए पर मुसहर अभी भी हैं, हाशिए पर रविदास भी हैं जो जिनकी मोची की चर्चा कर रहे थे, चमार। और जगजीवन राम ऐसे बिहार में नेता हुए, रामसुंदर दास जी हुए, भोला पासवान शास्त्री जी हुए और कई हुए, लेकिन इन्होंने मुसहरों के लेकर के, रविदासों को लेकर के ये सब उतने ही स्वच्छ और उतने ही निष्पक्ष नहीं रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूंगा, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। एक बात जो है वो आखिर में आ गई कि मंजिल जो है वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाए गालिबन, जो जिस कम्युनिटी के इंसाफ की बात या हक की आवाज बुलंद करने की बात लेकर वो चले थे, लेकिन उनकी पार्टी अभी है और उनके वारिस भी हैं। शायद ये जो अधूरा काम रह गया है वो आगे पूरा हो। बहुत शुक्रिया। आदाब।